रमोला दिल्ली शहर के ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक मॉडर्न औरत थी जो जीन्स टॉप पहना करती थी। उसका सोसाइटी में अपना ही एक रुतबा था। उसका इकलौता बेटा आरव मुंबई में नौकरी करता था। उसकी अब शादी की उम्र हो गई थी। एक रोज रमोला उसे फोन करती है। आरव बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, अब जल्दी से आ जा। आई रियली मिस यू माई बेटा। माँ, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, फिर तो जल्दी घर आ जा। इधर रमोला आरव के लिए लड़की देखने लगती है। फिर एक रोज उसके दरवाजे की घंटी बजती है। ओह गॉड, ये संडे वाले दिन भी लोगों को चैन नहीं है। वो जब दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। सामने उसका बेटा आरव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। माँ, ये रहा आपका सरप्राइज। ये मीरा है, आपकी बहू। पाए लागू सासू माई। ये क्या मजाक है? ये गवार मेरी बहू नहीं बन सकती। मैंने सोचा था कोई मॉडर्न बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो ये कोई गवार उठा लाया। रमोला बहुत नाराज होती है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे फिर वो मान ही जाती है। अगले दिन कॉलोनी में ये बात फैल जाती है और रमोला की सहेलियां नई बहू को देखने आती हैं। मीरा उन सब के पैर छूती है। उफ, ये क्या गवारों की तरह हमारे पैर छू रही है? रमोला, ये कैसी बहन जैसी बहू है तेरी। ना ओढ़ने पहनने का ढंग है ना कोई क्लास। हमारी बहू को देख, एकदम मॉडर्न है मॉडर्न। हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोग क्या लोगी? एक काम कर मीरा बहू, सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आ। जी सासू माई। फिर माई, कितनी बार कहा है मुझे मॉम बोला कर। अब जा जल्दी और मैंगो शेक बना कर ले आ। मीरा कुछ देर बाद हाथ में एक प्लेट लाकर उनके सामने रख देती है। ये क्या है? सासू माई, आपने ही तो कहा था मैंगो शेक ले आ, तो मैं मैंगो को तवे पर सेक कर ले आई। ये देख सभी पड़ोस ने हंसने लगती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। करवा दी ना मेरी इंसल्ट सबके सामने, गवार कहीं की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज संडे वाले दिन आरव अपनी माँ से, चलो ना माँ, आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तू रुक, मैं तैयार होकर आई। और उस गवार को भी बोल दे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद रमोला जीन्स टॉप पहनकर और गॉगल्स लगाकर आती है, जबकि मीरा साड़ी पहनकर आती है। ओह, फिर कर दी ना जानवरों वाली हरकत। ये ले, ये स्कर्ट टॉप पहन ले। ऐसे बनकर जाएगी ना तो लोग तुझे बहुरानी की जगह नौकरानी समझेंगे। जी सासू माई, मेरा मतलब है मॉम, अभी पहन कर आई। फिर तीनों घूमने चले जाते हैं और आखिर में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हे राम, 500 रुपए की दाल मखनी नहीं खानी, हमको नहीं खानी। घर चलिए सासू मॉम जी, मैं आपके लिए अच्छी सी दाल बना दूंगी। अरे चुप कर, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बाहर होटल में जाकर खाना खाना, और ये तो नॉर्मल प्राइस है यहाँ के। वो लोग खाना खा लेते हैं। कुछ खाना बच जाता है। वेटर, इन्हें क्लीन कर दो और फिर फिंगर बाउल ले आओ। नहीं भैया, इन्हें पैक कर दो, इतने पैसे देंगे तो ऐसे थोड़ी ना फेंकेंगे। चुप कर तू। भैया, आप फिंगर बाउल ले आओ। कुछ देर बाद वेटर फिंगर बाउल लाता है तो मीरा उसे सूप समझकर बाउल को अपने मुंह से लगा लेती है और पीने लगती है। ये सब देख रेस्टोरेंट में सभी लोग हंसने लगते हैं। रमोला गुस्से में घर आती है। उफ, ऐसी जाहिल लड़की ब्याह कर ले आया है मेरा बेटा कि क्या कहूँ। आज के बाद मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नाक कटवा कर रखती इसने हमारी। माँ, आप इसे कुछ टाइम तो दो। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक रोज रमोला की पुरानी सहेली आशा उससे मिलने आती है, जिससे रमोला अपनी गवार बहू की खूब बेइज्जती करती है। अरे शुक्र मना, तेरी बहू औरों की तरह मॉडर्न नहीं है। शर्मा जी की बहू को ही ले लो। इतनी मॉडर्न बहू थी कि अपने ऑफिस के लड़के के साथ ही भाग गई। देख रमोला, एक संस्कारी बहू मॉडर्न बन सकती है, लेकिन एक मॉडर्न बहू कभी संस्कारी नहीं बन सकती। रमोला को उसकी बात सही लगती है। फिर समय के साथ साथ मीरा भी खुद को बदलने लगती है और अब वो भी स्कर्ट्स और जीन्स टॉप पहनने लगती है और यूट्यूब देख मॉडर्न खाना भी बनाने लगती है। एक रोज रमोला अपनी सहेली आशा के साथ किटी पार्टी में जाती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जैसे ही आरव और मीरा को पता चलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मीरा बहू, मेरी बहू नहीं आई? नहीं आंटी जी, वो कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। आशा रोने लगती है। उधर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती है, जबकि आशा की मॉडर्न बहू उसे एक बार भी देखने नहीं आई। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आकर मीरा अपनी सास की खूब देखभाल करती और वो जल्द ही ठीक हो गई। एक दिन, ये आशा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? आज उसे मिलकर ही आती हूँ। रमोला उसके घर जाती है, जहाँ आशा अपने कमरे में पड़ी होती है और उसकी बहू शॉपिंग के लिए मॉल चली जाती है। आशा, तू अभी भी ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसी बहू नहीं है ना। ये आजकल की मॉडर्न बहू किसी काम की नहीं है, बस नाम की बहू है। तू बहुत खुश नसीब है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी बहू से माफी मांगती है।
और उसे दिल से अपना लेती है। मीरा भी अपनी सास के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलती। कॉलोनी की सभी औरतें जो पहले मीरा पर हंसती थी, अब उसकी तारीफें करती नहीं थकती। 13 साल की हमउम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती हैं, जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है, जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटती ही रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और नहीं तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं, और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता, और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार। हम विदेश जा रहे हैं और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं, तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है, तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है, लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे, और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी, लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी, जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही है। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई, और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है
और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी दो लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना इतना सा राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 खा लेंगी दोनों। माँ जी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी। अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ, माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहां कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, ये आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी, पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ। उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी कि कंजूसी को ही आदत बना लिया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं, रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वहीं निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है।